हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक वर्मा फ्रॉम एग्जाम कुल स्टडी। तो साथियों, हर शेर, हर शेरनी, हर भाई, हर बहन जो कि 6 से 7 सितंबर को यूपी ट्रिपल सी पीईटी यानी कि पेट का एग्जाम देगा, तो भाई आज उसके लिए भाई उत्तर प्रदेश के 50 से 100 क्वेश्चन लेकर आए। 50 क्वेश्चन अभी कवर करेंगे, वो भी अगले मिनट में भाई 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी कि आपकी आज की इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर होंगे। तो भाई सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश की हैं, तो भाई जल्दी से जुड़ जाएं, हर एक शेर, हर शेरनी, ठीक है। क्योंकि भाई ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब भी आपको भाई क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो पहला ही प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं, ठीक है। साथियों, जब कभी पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं, तो आप कहेंगे भाई कि मथुरा में भाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले लगते हैं। और पीलीभीत में जो है ये सबसे कम मेले लगते हैं। सब साथियों, सबसे कम मेले पूछे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ लगते हैं, तो आप पीलीभीत बता देंगे। और सबसे जो है ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, तो आप कहेंगे मथुरा में। कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग के लिए, जिसको लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। और आगरा जो है पेठा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यमुना गंगा के किनारे जो है आगरा स्थित है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में इतने कॉन्सेप्ट तैयार हो गए आपके, तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर लगेगा और बाकी आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे। जब कभी साथियों कहे कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे भाई सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को कहा जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात कर लें साथियों। कह रहा है, बात देखिएगा आप लोग कि भाई उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित बनाया गया है, ठीक है। जब साथियों कभी पूछे कि उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया, तो आप सभी का ऑप्शन क्या जाएगा। आप सभी का ऑप्शन यदि दुधवा जाता है तो बिल्कुल सही होगा। यदि आप सभी का ऑप्शन दुधवा जाता है तो बिल्कुल सही होगा, बी के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4। कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। साथियों, जब आप कभी कहे कि भाई समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, यदि आप ऑस्ट्रेलिया लगाते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे, यानी कि ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। और तो बता दूं भाई आपको भाई कि ईमानदारी सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से भाई वीडियो पे जुड़े रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहीं पर साथियों बात करें भाई, कर्मा एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है। जब साथियों कभी पूछे कि जो कर्मा है ये लोक नृत्य है, तो आप कहेंगे भाई सोनभद्र का जो कर्मा एक लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो भाई आप कहेंगे भाई कि सोनभद्र का एक कर्मा लोक नृत्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, तो बाकी आपको क्या लगते हैं आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, आप सभी लोगों ने सुना होगा पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये यदि आप ऑप्शन डी लगाते हैं तो बिल्कुल सही होंगे। तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा इसका क्लियर आंसर होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। साथियों, जब कभी पूछे कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे इंडिया के यानी कि भारत के, तो आप क्या कहेंगे साथी। आप सभी साथी कहेंगे भाई HFJ मानकुसो जो थे ये भैया भारत के पहले जो है फील्ड मार्शल थे, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ हमारा जाएगा क्लियर आंसर। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर बात कर लें। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, बात देखिएगा आप लोग भी। तो भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण जो है किस राज्य में किया गया। साथियों, जब कभी पूछे कि भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया, तो आप सभी ऑप्शन लगाएंगे डी असम। यदि लगाते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे, आप डी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भाई एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है। साथियों, जब कभी पूछे कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे। आप सभी साथी जो बताएंगे तो भाई एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है, तो भाई यहाँ पर सहारा मरुस्थल नहीं दिया है, सहारा दिया होता तो आप बताते। तो भाई एशिया का पूछा है, तो आप सभी कहेंगे भाई गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि ऑप्शन बी के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। 10 नंबर कह रहा है, बात देखिएगा आप सभी लोग। चलिए साथियों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है अवस्थित है, कहाँ स्थित है भाई उत्तर प्रदेश के। तो आप बताएंगे कि झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या फिर आगरा में। तो साथियों, आप यदि बताते हैं कि भाई हमारा जो इलाहाबाद में है ये एकमात्र विश्वविद्यालय है, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, तो आप बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन सी के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सभी साथी ध्यान देंगे। कह रहा कि भाई प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। साथियों, जब कभी पूछे तो आप कहेंगे भाई वर्षा के द्वारा जो है वायुमंडल को शुद्ध किया जाता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को जो है वर्षा द्वारा शुद्ध किया जाता है, बाकी ऑक्सीजन तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। 12 नंबर प्रश्न का बात देखिएगा सभी साथी कि भाई प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, जब कभी पूछे कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप सभी साथी यदि बताते हैं ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, तो बिल्कुल सही होंगे, आप ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है,
कनाडा की राजधानी क्या है। साथियों जब कभी पूछे कि कनाडा की राजधानी क्या है तो आप सभी साथी कहेंगे भाई ओटावा। यदि बताते हैं तो बिल्कुल सही होंगे, ओटावा जो है कनाडा की राजधानी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, बस आप सभी देखिएगा कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। साथियों जब कभी पूछे प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, आपको 6 सितंबर को भाई आपका एग्जाम है, 7 सितंबर को आपका एग्जाम है, वहीं पर भाई 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, हाल ही का क्वेश्चन होगा तो एग्जाम में पूछने के चांसेस आपको इससे मिल जाएंगे। यदि आप भाई शिक्षक दिवस को अच्छे से पढ़ लेना, उससे आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह सभी साथी देखेंगे तो कह रहा है एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है। तो आप सभी यदि पीएच कहते हैं, पीएच मान भाई एंजाइम की गतिविधि जो है ये पीएच से नियंत्रित होती है। इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 16 की बात करें तो कह रहा है कि प्रोटीन किससे जो है पचते हैं। जब साथियों कभी बात करें प्रोटीन किससे पचते हैं तो यदि आप बताते हैं किससे पचते हैं, जो प्रोटीन हमारे होते हैं वो भाई यदि लाइपेज से पचते हैं तो बिल्कुल सही होगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों स्कोर चाहते हैं 70+, ठीक है, स्कोर चाहते हैं यूपी ट्रिपल पेट में 70+ लाना, तो आपको भाई इस वीडियो को देखना पड़ेगा और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए कितना बड़ा हो सकता है शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं। ठीक है, यदि आप ये सब्सक्राइब करते हैं तो भाई मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है मैं क्या ही बताऊं, और एक लाइक करते हैं तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी वीडियो इतने लोगों को पसंद आई, तो मैं उस पर और ज़्यादा ध्यान देता हूं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपके समझते हैं क्या किसी का मनोबल डाउन करना आपका उद्देश्य क्या बताइएगा। सजेशन लेना है तो भाई ईमानदारी से जुड़े रहना, बाकी आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे भाई आप मेरे कहने से तो कर नहीं देंगे। ठीक है, तो आप क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, मेरा बताना वो कर्तव्य था, मैंने बता दिया। बाकी आपका दायित्व जो है आप अपने दायित्व से निभा रहे हैं नहीं निभा रहे हैं मेरा ये मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी मैं अपना दायित्व बाकायदा जो है आपके सामने निभा रहा हूँ। बाकी इनमें से किस जो है द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है साथियों, तो कहेंगे भाई द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप साथियों कहेंगे कि भैया जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन भाई जाएगा दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भाई द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, बात देखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर द्वितीय भी बौद्ध जो है संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आप सभी साथी कहेंगे यदि आप सभी ऑप्शन बताते हैं बिग साथ वैशाली में तो बिल्कुल सही होंगे। वैशाली में भैया जो है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें साथियों, तो बाकी क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। साथियों जब पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भाई क्या बताएंगे, सरोजिनी नायडू बताएंगे, एनी बेसेंट या फिर एन सेनगुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई 19 नंबर यदि प्रश्न आपका आप सभी आप आंसर जो है एनी बेसेंट बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। भाई जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो भैया हमारी कौन थी, तो एनी बेसेंट जो थी, इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, आप सभी साथी जानते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग जो है किया जाता है। फोटोग्राफिक जो है प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी साथी क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी सिल्वर ब्रोमाइड गेस करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड तो बिल्कुल सही होगा। सभी साथी क्वेश्चनों को गेस करिए और बताइए कि भाई कितना स्कोर आपका सही बनता है। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, तो भाई वीडियो में बने रहना, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों कह रहा है 21 नंबर रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। भाई रॉलेट एक्ट का नाम आप लोगों को सुना होगा, भाई किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, तो आप सभी यदि बताते हैं इसका ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो बिल्कुल सही होंगे। भाई लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में जो है रॉलेट एक्ट जो है ये पारित हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। बाकी रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था, किस सन में हुआ था, तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइए, इससे ठीक है, इससे आपका रिवीजन होगा और आपका ये माइंड टेस्ट जब कभी पूछे साथियों एग्जाम में कि रॉलेट एक्ट कब जो है पारित हुआ, तो आप इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिएगा। बाकी क्वेश्चन एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के, तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है, तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पर आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने नहीं रखते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। 22 की बात करें तो कह रहा है कि फूट डालो और राज करो। कह रहा है साथियों फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो भाई किसके द्वारा अपनाई गई थी आप बताइएगा। आप यदि आपने लॉर्ड कर्जन द्वारा बताते हैं तो बिल्कुल सही होंगे। लॉर्ड कर्जन द्वारा भाई फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, यानी ऑप्शन बिल्कुल ए क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें। 23 नंबर कह रहा है, एक बात देखिएगा कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है। तो आप सभी यदि ऑप्शन बी बताते हैं डिगबोई जो है ये बिल्कुल ऑप्शन बी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हमारा बी के साथ आंसर जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लें। चिपको आंदोलन संबंधित है। साथियों जब कभी पूछे कि चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है तो आप क्या बताएंगे भाई। चिपको आंदोलन जो है भाई वन संरक्षण से संबंधित है। आप सही ऑप्शन सी लगाते हैं टिक तो बिल्कुल सही होगा कि भाई चिपको आंदोलन जो था हमारा ये वन संरक्षण से संबंधित था। बाकी इसकी जो है शुरुआत किसने की तो भाई सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इसकी शुरुआत की गई और ये वन संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 की ओर। चलिए 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं साथियों। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पर साथियों क्या कह रहा है देखिएगा एक बार। कह रहा है कि लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो वह लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो आप बताएंगे। आप साथियों यदि बताते हैं कि भैया भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तो बिल्कुल सही होंगे। तो भाई भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात की तो भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति की उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है। तो साथियों आप बताएंगे 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो भाई सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस निर्मित प्रतिनिधित्व करे उसका ऑप्शन बिल्कुल सी होगा। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लें। 27 नंबर प्रश्न का ये देखिएगा भाई यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, कह रहा है कि भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है। साथियों दोपहर के 12 बजे भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाई भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। साथियों जब कभी पूछे कि कौन सा भाग जो है ये नागरिकता से संबंधित है तो आप सभी साथी क्या कहेंगे। आप सभी साथी यदि ऑप्शन ए भाग दो में भैया नागरिकता का प्रावधान है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 29 नंबर प्रश्न की बात कर लें। 29 नंबर कह रहा है कि डेविस कप जो है का संबंध किस खेल से। साथियों जब कभी पूछे कि डेविस जो कप का संबंध है ये किस खेल से है तो आप सभी साथी क्या बताएंगे। आप सभी साथी कहेंगे भाई बैडमिंटन से जो है ये डेविस कप का संबंध है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। जापान की मुद्रा की सभी साथियों जब कभी पूछे कि जापान की मुद्रा क्या है तो आप सभी येन यदि बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। जापान की मुद्रा जो है वो येन है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लें। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है देखिएगा एक बार कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर जो है ये मुख्य शहर कौन सा था। तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है मुख्य शहर कौन सा था। तो आप सभी यदि ऑप्शन भी हड़प्पा बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख जो है शहर था, इस बात को ध्यान रखना। बी के साथ हमारा आंसर जाएगा। साथ में क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लें। 32 नंबर कह रहा है एक बात देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर कौन सा था। साथियों जब कभी पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर कौन सा था तो आप यदि ऑप्शन बताते हैं क्या हड़प्पा तो बिल्कुल सही होगा, मैंने अभी बताया। ठीक है, तो बी के साथ इसका क्लियर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 32 की बात कर लें। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत के महान शासक कौन थे जिन्होंने कलिंग की जो है लड़ाई लड़ी थी। कह रहा है भाई प्राचीन भारत के महान शासक कौन थे जिन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। तो आप क्या बताएंगे। आप यदि ऑप्शन ए अशोक बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए यानी कि अशोक जो थे ये भैया महान शासक थे जिन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लें साथियों। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है बात देखिएगा सभी साथी कि भाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था तो आप सभी साथी कहेंगे भाई जो 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा वो ऑप्शन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। आंसर ए के साथ बिल्कुल क्लियर होगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है बात देखिएगा सभी साथी कि भैया महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें नमक कानून का विरोध किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने ऐसा कौन सा आंदोलन शुरू किया जिनमें भाई नमक कानून तोड़कर भाई विरोध किया गया। तो आप बताएंगे भाई 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा नमक सत्याग्रह। ठीक है, जो नमक सत्याग्रह था भाई महात्मा गांधी ने इस जो है ये आंदोलन शुरू किया था, इस बात को ध्यान रखना। बाकी डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लें। 35 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है कब हुई थी। साथियों जब कभी पूछे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई तो आप कहेंगे भाई 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लें। 36 नंबर कह रहा है, देखिएगा एक बार, कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। साथियों जब कभी पूछे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो यदि आप 12 बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। भाई वर्तमान में जो 12 अनुसूचियां हैं वही सब। साथियों जब कभी मूल अनुसूचियां पूछे, साथियों जब कभी संविधान में मूल अनुसूचियां पूछे तो आप कहेंगे भाई मूल अनुसूचियां थी वो 8 थी। बाद में संविधान संशोधन हुए जिसमें हर संविधान संशोधन में एक नई अनुसूची बढ़ाई गई, जिससे कि आज भाई 12 अनुसूची हो गई है संविधान में। इस बात को ध्यान रखना। और बाकी जब कभी मूल पूछे तो 8 बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 37 की बात कर लें। 37 नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है प्रवाल भित्त कौन सा है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्त जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। इसका ऑप्शन ए हमारा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 38 की बात कर लें। 38 नंबर कह रहा है, एक बात देखिएगा, ये देखिए, कह रहा कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। साथियों जब कभी पूछे कि भाई भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, एग्जाम में इस प्रश्न को यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या गेस करेंगे, कमेंट में बताइए भाई। तो आप कहेंगे हीराकुंड बांध। यदि आप कहते हैं हीराकुंड बांध तो बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन बी के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लें। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिए जा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष से दिए जा रहे हैं या फिर नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे भाई 39 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन होगा 1901 में भाई नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लें। 40 नंबर कह रहा है, बात देखिएगा सभी साथी, कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया जिनमें भाई नमक कानून तोड़कर विरोध किया था। मैंने बताया नमक सत्याग्रह इसका आंसर होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 41 की बात कर ले। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। साथियों प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो साथियों 1526 में हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी, तो आप कहेंगे भाई हुमायूं और बाबर के बीच में हुई थी। जिन्होंने भाई जो हुमायूं था वो भैया हार गया था और बाबर जीत गया था। तो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई जिसमें बाबर और हुमायूं के बीच में हुई। बाबर जो है जीत गया और हुमायूं जो है पराजित हो गया, ठीक है। तो 41 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा ए के साथ, यानी कि ये हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए साथ में क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न की। 42 नंबर कह रहा है, एक बात देखिएगा सभी साथी, कि भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। साथियों जब कभी पूछे कि सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है भारत का, तो आप सभी साथी क्या बताएंगे। यदि कैलाश मंदिर एलोरा बताते हैं। एलोरा की गुफा आप लोगों ने सुना होगा। एलोरा की गुफा है कहाँ, एलोरा की गुफा है कहाँ, कमेंट में बताइए। सबसे बड़ी गुफा जो है ये कैलाश मंदिर यानी कि एलोरा की गुफाएं हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 43 की बात कर लें। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, बात देखिएगा सभी साथी, कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। साथियों जब कभी बात करें कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, जब भारत का पूछे, विश्व का पूछे तो गोबी मरुस्थल है, ठीक है। और जब भारत का पूछे तो आप क्या बताएंगे साथियों। यदि आप जो है इसका आंसर जो थार बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा भाई। भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार रेगिस्तान है, आपको नहीं बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 44 की बात कर लें। कह रहा है, बात देखिएगा सभी साथी, कि भैया भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। साथियों भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आप सभी साथी यदि ऑप्शन ए सुंदरवन डेल्टा बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है। साथियों जब कभी गुंबद की बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा है तो गोल गुंबद जो है ये भारत का सबसे बड़ा गुंबद है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 46 की बात कर लें। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, बात देखिएगा सभी साथी, कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। साथियों जब संग्रहालय की बात करें भारत का सबसे बड़ा कौन सा है तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, जो कि दिल्ली में है भाई। राष्ट्रीय संग्रहालय जो कहाँ है, दिल्ली में है। तो ये सबसे बड़ा संग्रहालय है कहाँ का, तो भारत का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लें। साथियों जब कभी पूछे एग्जाम में आपसे कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो आप बिना सोचे भाई हृदय लगाना कि पेस मेकर का संबंध है हमारा हृदय से है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लें। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। साथियों जब कभी कहे कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है तो आप सभी यदि ऑप्शन सी मंगल बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। लाल ग्रह जो मंगल ग्रह को कहा जाता है। वहीं पर शुक्र ग्रह को, जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है, और शुक्र ग्रह जो है हमारा, ये शुक्र ग्रह जो हमारा है साथियों, इसको भैया भोर और शाम का तारा कहा जाता है। भोर और शाम का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो है हमारे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लें। कह रहा है
कि कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है साथियों। जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप सभी यदि ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है, ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लें। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो आप सभी यदि ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 में भारत में पहली बार जीएसटी लागू हुआ तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर होगा साथियों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। जब साथियों इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप कहेंगे कि तराई जनजाति जो है तराई जो है थारू जनजाति निवास करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है, यानी कि ए जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शहर सिराज ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे 12 नंबर का प्रश्न सही आंसर होगा वो होगा जौनपुर। जौनपुर जो है वो सिराज ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि बी जिसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ईमानदारी सिलेक्शन के लिए हर श्रेणी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। और जो कि पेट के लिए एग्जाम जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा पेट वाला, उसके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता है ये एग्जाम कुल, तो सब्सक्राइब तो बनता है ईमानदारी से। चलिए बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केसर का उत्पादन होता है। जब कभी बात की जाए केसर का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर होता है, तो आप कहेंगे साथियों कि अलीगढ़ में जो है केसर का उत्पादन होता है। ठीक है, यानी कि डी जिसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, डी जिसका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर की प्रश्न की बात करें, जब कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर यूरेनियम उपलब्ध है। जब कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर यूरेनियम जो है उपलब्ध है, तो आप साथियों कहेंगे कि ललितपुर में यूरेनियम जो है उपलब्ध है। ठीक है, यूरेनियम के लिए ललितपुर जाना जाता है और सारनाथ अशोक स्तंभ के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रथम पक्षी अभ्यारण्य का नाम बताएं। प्रथम पक्षी अभ्यारण्य का नाम बताएं, तो आप सभी जानते हैं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है एल्युमिनियम का विशाल उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। जब कभी बात करें कि एल्युमिनियम का विशाल उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो आप कहेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोनभद्र। सोनभद्र में जो है एल्युमिनियम का विशाल उद्योग है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी और इसमें हम सुपर फास्ट तरीके से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। 50 से 51 क्वेश्चन जो है आपके हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई ईमानदारी से बने हैं तो आगे बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इस बात को आप लोग समझ जाइए। ठीक है, अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं आपका खतरनाक होता है, इसलिए ज्ञान जब लीजिएगा पूरा लीजिएगा। ठीक है, तो बीच में मत छोड़ के जाइए। तो इसका जो सही है देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, एक बार देखिएगा, देवी पाटेश्वरी मंदिर स्थल देवी पाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। जब बात करें देवी पाटन जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो आप कहेंगे, आप जो इसका सही आंसर बताएंगे वो बताएंगे गोंडा। गोंडा में भैया देवी पाटन उत्तर प्रदेश, देवी पाटन जो है देवी पाटेश्वरी का मंदिर यानी कि स्थल जो है देवी पाटन जो है उत्तर प्रदेश की गोंडा में स्थित है, गोंडा जनपद में स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर प्रश्न का जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित सागभरी देवी मंदिर में मेले का आयोजन कब किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित सागभरी देवी मंदिर में मेले का आयोजन कब किया जाता है, प्रश्न ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बताएंगे। आप बताएंगे कि नवरात्र में, भाई नवरात्र में जो है, इस बात को ध्यान रखना, नवरात्र में जो है सागभरी देवी मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए बात करते हैं, जब कभी पूछे कि सागभरी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो आप कहेंगे साथियों सहारनपुर में स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। जब बात करें सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो आप कहेंगे साथियों उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो इसका ऑप्शन बी होगा, पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल घुंघरू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल घुंघरू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे साथियों कि जलेसर जो है उत्तर प्रदेश
में जो है घुंघरू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई, जब कभी बात के दिया सलाई यानी कि मैच बॉक्स के यानी कि माचिस उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ है, कहाँ इसका प्रमुख केंद्र है, तो आप साथियों क्या कहेंगे? 21 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन है बरेली। बरेली में भाई मैच बॉक्स यानी कि माचिस का, दिया सलाई का उद्योग है। ठीक है, उद्योग केंद्र कहाँ है? बरेली में है दिया सलाई का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? तो आप बताएंगे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आप बताएंगे कि प्रयागराज इसका सही आंसर होगा, यानी कि एज इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर प्रश्न की बात की तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर को में कुंभ मेला लगता है? जब अभी हाल ही में कुंभ मेला लगा है तो ये प्रश्न पूछने के चांस हैं। उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में बताइएगा, आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो आप कहेंगे साथियों उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष यहाँ पर होना चाहिए। राष्ट्रीय वृक्ष नहीं पूछा, राज्य यानी कि राजकीय वृक्ष पूछा है। तो अशोक का वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश में राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें। सोल्यूशन के साथ आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों। तो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश का जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो आप सभी लोग कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में जो है जौनपुर नगर स्थापित किया गया था, यानी कि डी जिसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर प्रश्न का चिपको आंदोलन मूलतः किससे विरुद्ध है? किसके विरुद्ध है चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध है? तो आप कहेंगे कि वनों की कटाई के लिए, वनों की रोक के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसको कहते हैं चिपको आंदोलन, जिसमें इसकी जो है शुरुआत की वो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई और ये किससे विरुद्ध था? तो भाई वनों की कटाई से विरुद्ध था। ठीक है, चलिए बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की। सुपर फास्ट वीडियो है तो इसमें समझाते हुए चलेंगे लेकिन बहुत ही स्पीड से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मैंने क्या बताया, राजकीय वृक्ष अभी बताया मैं, अशोक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? फिर पूछा राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस लगाना, राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा लगाना और राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक लगाना। ठीक है, और 29 नंबर प्रश्न करा उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी किस स्थान में पाई जाती है? तो आप साथियों कहेंगे कि भाई कंकरीले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कहाँ पाई जाती है? कंकरीले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न की। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे कौन सा स्थित है? भाई प्रयागराज बिल्कुल नहीं स्थित है। ठीक है, मथुरा भी नहीं स्थित है और जौनपुर भी नहीं स्थित है, लेकिन भाई हमारा जो लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे जो है ये स्थित है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और कौन कौन से लोग लखनऊ से इस वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ठीक है, भारत का लोकनृत्य चरुकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? भारत का लोकनृत्य चरुकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? तो आप कहेंगे 31 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन है ब्रजभूमि। ठीक है, चरुकुला लोक नृत्य जब पूछे उत्तर भारत का पूछे चरुकुला लोक नृत्य तो आप कहेंगे कि ब्रजभूमि का जो है ये बात ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी गंगा है। और सबसे लंबी नहर पूछे, जब सबसे लंबी नहर पूछे कि सबसे लंबी नहर कौन सी है तो आप साथियों कहेंगे कि सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर जो है सबसे लंबी नहर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर।
32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है। मैंने अभी बताया गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी या फिर कानपुर। इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो 33 नंबर प्रश्न का वो सही आंसर जो होगा वो होगा इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका पुराना नाम जो था इलाहाबाद था, लेकिन इलाहाबाद पूछ सकता है या फिर प्रयागराज पूछ सकता है, यानी कि इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा इलाहाबाद। सी के साथ इसका सही आंसर जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान की स्थापना जो है वर्ष किस वर्ष में की गई थी। तो आप साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो जब बताएंगे तो इसका सही आंसर बताएंगे कि अप्रैल 1982 में की गई थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 35 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा 1994 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। भाई यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, जब भाई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम आए तो आप कहेंगे कि योगी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है सबसे अधिक समय तक रहने वाले हैं। और जो पहले बात की सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन था उत्तर प्रदेश का, तो आप कहेंगे गोविंद वल्लभ पंत से। ठीक है, फर्स्ट की बात करें भाई पहले पे कौन था, तो आप कहेंगे कि ये जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले, सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति जो मुख्यमंत्री थे वो थे भाई हमारे योगी जी। ठीक है, योगी जी जो इस समय वर्तमान में भी हैं, तो इस बात का सही आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो योगी होगा, लेकिन जब प्रथम पूछे तो आप कहेंगे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, चलिए बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री की बात आ ही गई है तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। क्या प्रधानमंत्री करता है, बताइए। प्रधानमंत्री करता है, बिल्कुल नहीं करता है। संसद बिल्कुल नहीं करता है, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं करता है। गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। चलिए बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न की। तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भाई राज्यपाल की बात आई कि जब राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो क्या प्रधानमंत्री करता है, बिल्कुल नहीं करता है। गृहमंत्री बिल्कुल नहीं, और मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति भाई राष्ट्रपति करता है। इस बात को ध्यान रखना। प्रेसिडेंट, इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है देश का, वही भाई राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। तो आप कहेंगे 29 नंबर प्रश्न की, तो 29 त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचा जो है स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा त्रिस्तरीय है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है, अभी इस प्रश्न को घुमा कर पूछा गया। मैंने अभी बताया था कि जब सिंह स्तंभ की बात करें तो आप कहेंगे साथियों कि 40 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सारनाथ में भाई सिंह स्तंभ स्थित है। कहा गया है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो भाई सारनाथ में है। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न की बात करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है। तो नहर द्वारा की जाती है, बिल्कुल नहीं, हर जगह नहर उपलब्ध नहीं है। तालाब बिल्कुल नहीं, अन्य स्रोत बिल्कुल नहीं भाई। कुएं और नलकूप द्वारा भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो कुएं और नलकूप द्वारा। चलिए बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न की। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। मैंने अभी बताया था कि सबसे लंबी नहर की बात करें तो आप कहेंगे कि शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है, तो आप कहेंगे 43 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा बेतवा। बेतवा में भाई रानी लक्ष्मीबाई बांध की परियोजना जो है बेतवा में स्थित है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो कह रहा है कि स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है। स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है, तो आप कहेंगे 44 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा वृंदावन। ठीक है, यानी कि ए जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ठीक है,
जो साथी जो भाई जो बहन इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो उनको तहे दिल से शुक्रिया। और 5 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी ख़त्म करके हम इस वीडियो से विदा लेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि भाई अयोध्या में राम कथा संग्रहालय स्थित है। यहीं पर देख सकते हैं कि आप राम की बात की जाए तो भाई अयोध्या, ठीक है, क्योंकि अयोध्या राम की जन्मस्थली है। तो भाई राम कथा संग्रहालय की बात करें तो अयोध्या में स्थित है, यानी कि बीज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा जनवरी 1992 में गोकुल बैराज का निर्माण प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे लगती है? उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे लगती है? तो 47 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो बिहार। जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा है वो बिहार से लगती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है किस देश से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल देश से लगती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जब देश पूछे तो नेपाल लगाना, और जब पूर्वी सीमा पूछे तो आप कहेंगे कि बिहार, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा 48 नंबर प्रश्न का साथियों वो होगा मथुरा। मथुरा में भाई तेल शोधक कारखाना स्थित है। और मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई मंदिरों के लिए मथुरा जाना जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ है? मथुरा में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? जब इस तरह के प्रश्न पूछे तो आप साथियों कहेंगे कि खुर्जिया जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन परीक्षण जो है केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि भाई इलाहाबाद, यानी कि जो प्रयागराज है वहाँ पर स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? जब आलू उत्पादक जिला पूछे उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो सहारनपुर, बरेली, जौनपुर या फर्रुखाबाद। तो 51 नंबर प्रश्न की जो बात करें वो होगा ऑप्शन डी, फर्रुखाबाद, ठीक है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश का वो, ठीक है, जिला है जहाँ पर आलू उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है? तो फिरोजाबाद, बरेली, लखनऊ या आगरा। जब आगरा की बात करें तो भाई आप पेठा के लिए लगाना, ठीक है। और लखनऊ नवाबों का शहर, और फिरोजाबाद जो है चूड़ी के लिए जाना जाता है, ठीक है। फिरोजाबाद इसलिए जाना जाता है तो चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फिरोजाबाद, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बार कि उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है? उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है? इलाहाबाद में, वाराणसी या फिर लखनऊ। तो भाई इसको आप लोग क्या बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। और जो साथी अभी तक वीडियो को देख रहे थे उनका तहे दिल से शुक्रिया। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए ईमानदारी से, ठीक है, क्योंकि ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, वीडियो अच्छी लगी होगी तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फेंक के मारिएगा कमेंट में जाते जाते। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।